हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। लास्ट लेक्चर्स में हमने बात करी थी एनर्जी के बारे में, टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है हमारे पास। फिर हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड उनके हमने डेरिवेशन भी कर लिए थे। आज हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थ्योरेटिकली भी हम बात करें, थ्योरेटिकली तो जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, इन अ कंजर्वेटिव मीडियम में वो कंजर्व रहता है। मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो होता क्या है, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू, ये लॉ है बेसिकली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the sum of potential and kinetic energy, the sum of potential and kinetic energy बेसिकली क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी in a conservative medium is conserved इसका मतलब क्या है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ना, ये चेंज नहीं होता, ये कंजर्व रहता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है, पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती है, बट इन दोनों का जो सम है, नेट टोटल, जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियली स्टार्टिंग में, और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल में, वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें थोड़ा समझते हैं, ये क्या कहता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, कौन से मीडियम में, कंजर्वेटिव मीडियम में। मतलब ये इस टाइप से, उस टाइप का मीडियम होता है जहां पे आपके फोर्सेस, कुछ ऐसे फोर्सेस है जैसे फ्रिक्शन फोर्स, एयर ड्रैग, विस्कोसिटी, ये नहीं लगते हैं। ये वो फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन और ये जो एयर ड्रैग है, इस टाइप के जो फोर्सेस होते हैं, ये क्या करते हैं, जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट, साउंड, है ना, अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉस करा देते हैं। तो एनर्जी जो है आपकी उस टाइम पे कंजर्व नहीं रहती है, एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इससे हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है जब हम एक, मतलब अगर हम बात करें तो अगर एक ऐसे मीडियम में जो नॉन कंजर्वेटिव मीडियम में रहेगा, तो ये नॉन कंजर्वेटिव मीडियम के लिए तो है ही नहीं, ये है कंजर्वेटिव मीडियम के लिए। तो कंजर्वेटिव मीडियम में अगर हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो रहता है कंजर्वेटिव मीडियम में, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता है। समझ आया। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंजर्वेटिव मीडियम अगर हम बात करते हैं, अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है, तो वहां पे ये कैसे लॉ फॉलो करता है, ये समझते हैं। चलिए समझ लेते हैं। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, अगर एक बॉडी ऊपर से हम फॉल कराते हैं, जैसे ये हमने बॉल ली, उसे हमने रिलीज कर दिया और वो क्या है, ग्राउंड पे आ रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हाइट h हाइट ट्रेवल करने के बाद वो ग्राउंड पे हिट कर जाएगी। क्लियर, समझ आ गया। तो इसका मास है, हमने मान लिया m। ठीक है, ये नीचे गिर रही है और ये आके क्या है, ग्राउंड पे हिट करेगी। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगता है नहीं लगता है, ये देखना है। देखिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा है और आपका कोई एयर ड्रैग भी हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये समझते हैं। तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें टॉप लेवल पे, सबसे टॉप लेवल पे, इसे हम मान लेते हैं पोजीशन ए, बीच में हम एक पोजीशन ले लेते हैं बी, और एक पोजीशन लास्ट में ले लेते हैं हम सी, जस्ट बिफोर कोलाइडिंग, है ना। अगर हम बात करें बिल्कुल जस्ट टच करने, मतलब होने वाला है, कोलाइड होने से जस्ट पहले की बात करते हैं, उसके लिए क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम अगर बात करें ए पॉइंट पे, पोजीशन ए पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने रिलीज किया है, छोड़ा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। कौन सी एनर्जी रहेगी, यहां रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें पता ही है क्या होता है,
हम डेराइव भी किया था फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में, mgh। तो जो मास है इनटू आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और इनटू हाइट आप कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब समझिए सब ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 बट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। एंड अगर हम इन दोनों का सम कर दें, दोनों को जोड़ा जाए, है ना, तो अगर हम जोड़ दें तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाएगी यहां से mgh। वो कितनी आ जाएगी, mgh। क्लियर, समझ आ गया। अगर हम मिड में कहीं पहुंचते हैं, ये h1 हाइट पे अगर हम आते हैं, तो h1 हाइट पे अगर हम आते हैं तो होता क्या है, ऐसी हाइट पे देखिए ऑब्वियस बात है बॉडी मूव कर रही होगी, कोई ना कोई स्पीड होगी, हाँ है ना, तो हम बोल देते हैं इसकी स्पीड u है, लेट इट बी u, है ना, तो u है इसकी स्पीड। तो यहां पे ऑब्वियस बात है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी हाफ mu²। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दैट इज mgh1। कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर है ना, तो इनके पास एक एनर्जी पोजेस होती है जिसको अगर आप छोड़ोगे तो वापस से वो रिटर्न कर जाएगी अपने नॉर्मल ग्राउंड पे, है ना। तो ये जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी बॉडी अगर हाइट पे होगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है रिलेटिवली। अगर बात करें तो ग्राउंड के रिलेटिव इस पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ टोटल एनर्जी अगर हम निकालते हैं इन दोनों को ऐड करके, तो टोटल एनर्जी कितना आ रहा है, mgh1 प्लस हाफ mu², हाफ mu²। तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अच्छा एक चीज समझिए, ऊपर वाली टोटल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी दोनों सेम होंगी। क्यों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि सब ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, या हम टोटल एनर्जी बोल रहे हैं, वो सेम रहेगी। क्लियर, ऐसे अब बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं, जस्ट बिफोर कोलाइडिंग। तो इस टाइम पे क्या होगा, इसकी हम मान लेते हैं वेलोसिटी हमारी v हो गई, कितनी हो गई, v हो गई। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। ऑब्वियस बात है ग्राउंड में टच हो गया तो मतलब बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। अगर हम इन दोनों का सम भी कर दें तो टोटल एनर्जी जो आपका आएगा वो दैट विल बी हाफ mv²। v इज द वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो ये हो गया आपका इसके लिए, क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें अलग अलग लेवल पे, तो हम स्टडी करें तो कैसे चेंज हो रही है एनर्जी। पहले कन्वर्जेशन अगर हम बात करते हैं, कन्वर्जन कैसे हो रहा है, तो ये पहले थी इससे टॉप पे थी पोटेंशियल एनर्जी, नीचे नीचे आती गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई। यहां से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब ग्राउंड तक पहुंच गए तो वहां पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी बच गई। तो हमारा टोटल एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv²। और अगर हम बात करें टॉप पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। क्लियर। और अगर कहीं मिड पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको वहीं पे mgh1 प्लस हाफ mv² जो आपको वहां पे रहेगी वेलोसिटी, वो u² या जो भी रहेगा वो आपको लगाना पड़ेगा। समझ आ गया। तो अगर हम बात, ये तो हमारा क्या है, इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं ये तीनों टोटल एनर्जीज हैं, ये सेम है, तीनों टोटल एनर्जी सेम है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। जैसे अगर हम टॉप और बॉटम को मैच कर देते हैं, अगर मिला देते हैं, अगर हम ना फ्रॉम इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हमारा 2 का देखें तो टोटल एनर्जीज दोनों की इक्वल है। तो mgh इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ mv², और m से m कैंसिल हो गया। तो अगर हम v निकाल लेते हैं, यहां से v निकालते हैं, दैट विल बी √2gh। ये वही सेम निकल के आएगा जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और तब आपको निकल के आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप, अगर हम यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कंजर्वेशन है, अगर हम इसको यूज करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन फाइंड एंड वेलोसिटीज, जो फाइनल वेलोसिटी इससे वो टच करने वाला है वो हम उस तरह से निकाल सकते हैं। समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं ड्यूरिंग अ फ्री फॉल। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ सिंपल पेंडुलम। अगर हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, उसमें कैसे होता है। सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम होता क्या है आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, एक पोजीशन पे एक रस्सी से एक बॉब टांग देते हैं, इस एक बॉल या बॉब कहते हैं इसे, ठीक है। तो होता क्या, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आए यहां पे और इसको रिलीज कर दें तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से मोशन करता है, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कंजर्वेटिव मीडियम है तो दोनों यहां जितनी हाइट से छोड़ेंगे उतनी ही हाइट पे आके वो रुकता है, ये दोनों चीजें सेम रहती है। इन पॉइंट्स को A
बी सी, अगर हम 3 पॉइंट्स की बात करें तो ए बी सी अगर रहेंगे पॉइंट, तो ए एंड सी आर कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स, इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट कहा जाता है। और बी कहा जाता है इसको मिड पॉइंट, है ना, ये मिडिल में होता है, इसलिए ये एक्सट्रीम्स है, ये मीन पॉइंट कह देते हैं, मिडिल पॉइंट कह देते हैं, इस तरह से रहता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें टॉप पे आ जाते हैं, तो यहां पे आके अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से हम बात कर लेते हैं कि एक एच हाइट आपने इस लेवल से एच हाइट आपने रेस कर दिया, बॉल को एच हाइट रेस कर दिया, तो होता है क्या, जैसे हम रिलीज करेंगे, जैसे वहां पे था, है ना, हमने बात करी थी, जैसे हमारा सिर्फ जो अब फ्री फॉलिंग कंडीशन में था उस तरीके ही होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और रिलीज करते करते जैसे जैसे नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये फिर से जब ऊपर जाएगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते 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 फिर से क्या ले लेगा, पोटेंशियल एनर्जी ले लेगा। तो हम पॉइंट ए पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, यस, दैट इज mgh, ये हाइट होगी h। इसको हम बात कर लेते हैं बेसिक डेटम लाइन बोल देते हैं, या बेसिक है ना बॉटम लाइन, डेटम लाइन हो गई। इस डेटम लाइन से ऊपर हम लेते हैं, ये रेफरेंस लाइन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर लेंगे हाइट, तो वो रहता है। दोनों साइड एक्सट्रीम पॉइंट्स मैच करते हैं, उसी हाइट पे रहते हैं, तो हमें ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। इस पॉइंट पे जहां पे हम आए तो यहाँ पे हाइट तो रहेगी, कुछ भी नहीं रही, बट वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mv², बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, बिल्कुल ग्राउंड पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। क्लियर। ऐसे फिर यहाँ पे वापस जब जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी फिर से mgh, एंड देन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टॉप में टोटल एनर्जी और बॉटम में टोटल एनर्जी, दोनों का सम क्या, दोनों एनर्जी सेम रहने वाली है। तो इधर देख लेते हैं, इधर एनर्जी कितनी है, mgh, और बीच में कितनी एनर्जी है, हाफ mv²। तो अगर हम इनको m से m कैंसिल भी कर देते हैं तो v भी हमारे यहाँ से निकल जाता है, तो √2gh। तो अगर हम बात करें तो पेंडुलम के मीन पॉइंट पे, बीच में यहाँ इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है आपको, दैट विल बी इक्वल टू √2gh, है ना, ये हो गया। अगर हमने बोला कि यहाँ से v वेलोसिटी से फेंका गया और हमें हाइट निकालनी है, कितनी हाइट तक जा सकता है, मतलब जमीन से कितना ऊपर उठ जाएगा, है ना, तो वो आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको निकाला तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ v²/g, वो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर v पता है तो h निकल जाता है, h पता है तो v निकल जाता है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे को यहाँ पे एक चीज समझनी है कि टोटल एनर्जी का जो होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का सम, वो कंजर्व रहता है। हम बात करें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है, नहीं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होती है, बट उन दोनों का जो सम है, टोटल जो सम है, वो क्या रहता है, या हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो इसको हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि द सम ऑफ kinetic and potential energy in of a system remains conserved in a conservative medium, है ना, ये कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं the mechanical energy of a system in a conservative medium remains conserved। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ आया। तो हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे आता था काइनेटिक एनर्जी बदल गई, तो क्या हो रहा है, ये चेंज हो रही है। तो एनर्जीज एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं क्या, हमें ये भी कंसेप्ट आता है। तो हाँ, अगर हम बात करें तो एनर्जीज कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो इसको हम इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसी तरीके से कहा जाता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो लॉ ऑफ, अगर हम आपको कभी पूछा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप ये बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो हम अगर हम लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ये डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कभी पूछी जाती है तो आप मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी बोल सकते हैं, इसके लिए भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बात करते हैं, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law energy can neither be created nor be destroyed but
कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो होता क्या है समझिए, ये क्या मतलब जनरली अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ये कहता है कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, बट हाँ उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। तो अगर आपसे जनरली पूछा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप ये बताते हैं, समझ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जो हमने बोला ट्रांसफर हो सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर कैसे हो जाती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बदल कैसे जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ केसेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं कि मतलब आप बताइए इसमें कौन सा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो चीज यहाँ पे हम समझेंगे। चलिए तो हम देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं एनर्जी क्रिएशन पे जब हम आते हैं, है ना, तो हम बात करते हैं सबसे पहला फॉर्म होता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आजकल हमारे अभी भी हमारे घरों पे जो एनर्जी आती है, ठीक है ना, तो वो सारी एनर्जी की हम बात करें तो वो मैकेनिकल एनर्जी से स्टार्ट होता है। हम क्या करते हैं, वाटर को एक हाई लेवल पर रोक देते हैं, रोक दिया है ना, हाई लेवल पर रोका है तो क्या होगा, हाइट होगी, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी से वो क्या जब हम छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बन जाता है, और उससे हम क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, और टरबाइन जब घूमती है और उससे हमारे क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टरबाइन, है ना, या हम जनरेटर कह लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं जो आपका डायनामो होता है। तो ये सारे क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। समझ आ गया। सेकेंड, अगर हम बात करें हीट एनर्जी को, हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। यस, ऐसा भी केस होता है, हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। थर्मल पावर प्लांट, अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट, तो हम क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, हीट निकलती है, उस हीट से हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। उस हीट से हम क्या करते हैं, पानी उबालते हैं, वेपर बनाते हैं, भाप बनती है, उस भाप को यूज करके हम टरबाइन घुमाते हैं और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल देते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, या फिर एक थर्मोकपल का कंसेप्ट होता है। थर्मोकपल्स इज समथिंग, एक आपके दो वायर्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल के होते हैं, उसे हम अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, उसके अंदर क्रिएट होने लग जाती है, वो हम क्या कहते हैं, वो भी एग्जांपल आता है हीट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। क्लियर, समझ आ गया। इसका उल्टा भी अगर हम बात करें तो उल्टा तो हमारे आजकल देखने को मिलता ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपके घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, इसको हम किसे बदल देते हैं, ठीक है, पंखा चल रहा है हमारा, तो पंखा जब मूव कर रहा है, मोटर चल रही है, तो ये जब मूव करते हैं तो ये क्या मूव करते हैं, तो कौन सी एनर्जी आती है, मैकेनिकल एनर्जी, या हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, घरों में आयरन होता है, हीटर होते हैं, ये सब आपके क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल रहे हैं, हीट में बदल रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बात करते हैं साउंड एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल को टू साउंड, है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में बदलते हैं। यस, हमारे जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उससे साउंड निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया। साउंड को उल्टा इलेक्ट्रिकल में, यस, माइक्रोफोन, हम जो बोल रहे हैं तो वो जा रहा है इस ईयरफोन्स में, माइक्रोफोन्स में जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, इस आवाज को क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये क्या हो गया आपका साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरीके से और भी एनर्जीज हो सकती है ना। आपका देखो, आपने बहुत सारी हमारे आसपास डिवाइसेज है ना, तो बहुत सारी डिवाइसेज में अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस चीज को समझ सकते हैं। केमिकल एनर्जी, जो आपकी बैटरीज होती हैं, है ना, उनके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन होती है, तो उससे हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वो हो गया केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे अब वाइड रेंज ऑफ अप्लायंसेस हमारे आसपास, उसमें कौन कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में बदल रही है वो हमें यहाँ पे समझना होता है। ठीक है, तो आप अपने आसपास डिवाइसेस देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सी एनर्जी किसमें बदल रही है। आपको इस तरह से सारी एनर्जीज के बारे में पता तो अलग ही है, तो एनर्जीज के बारे में और भी अच्छी तरह से नॉलेज बढ़ जाती है आपकी। क्लियर हो गया, समझ आ रहा होगा।
तो ये जो है ये वाला मतलब आपका रहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसे करने में, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होने में कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, बिकॉज देयर इज सम एनर्जी दैट इज लॉस टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग में वो लॉस हो जाती है, और उस एनर्जी को, वो जो एनर्जी डिग्रेड हो गई उसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वही चीज हमारी यहाँ पे आ जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम इसीलिए एक वर्ड आता है एफिशिएंसी। क्या आता है? एफिशिएंसी। तो कितनी एफिशिएंसी है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से साउंड एनर्जी बन रही है तो कितनी एनर्जी यूज हो पा रही है, तो एफिशिएंसी का कंसेप्ट आ जाता है। समझ आ गया? क्लियर? चलिए, तो अब हम यहाँ तक समझ आ गई, हमारी सारी कंप्लीट थ्योरी हो गई है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, जो इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम फॉर्मुला लिस्ट ले लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मुलाज है, हमने सबसे पहले हमने वर्क पढ़ा था, वर्क था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिनके हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। हमारे को यहाँ पे बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। ठीक है, आपका और वर्क एनर्जी थ्योरम बनती है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। आपकी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको भी उसका भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये यूज होता है आपका, तो इसलिए हम यूज कर लेते हैं। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला है आपका वर्क डन इज इक्वल टू हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख देते हैं, v² माइनस u², कॉमन ले लिया m, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब हमें यहाँ क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सही रहता है गिवन। पहले हम बात करते हैं गिवन क्या क्या दिया गया है हमारे को, है ना। तो हमें मास दिया गया है 10 kg, गुड। तो हमें पता है, और स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी हमें स्पीड क्या लीजिए, है ना, तो वो दे रखी है हमें 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv²। बट थोड़ा सा ये समझिए, यूनिट्स का बहुत जरूरी ध्यान दीजिएगा। मास जो होगा वो केजी में होगा। मास किस में होगा? केजी में। अगर ग्राम में दिया गया है या किसी और फॉर्म में दिया गया है, टन में दिया गया, टन मतलब 1000 kgs होता है, क्विंटल्स में तो 100 kgs दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। क्लियर? और स्पीड जो है वो आपका मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, 72 किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा। तो हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 4 ये आपका 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, 18 4 72 होता है, तो 4 5 20 आ गया। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, इजी है, हाफ m है आपका 10 v², 20 का स्क्वायर 2 बार 20 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से कटा 10 हो गया, 2 कितने जीरो है, 1 2 3, तो 2000 जूल आंसर आपका आ गया। या फिर आप इसको लिखते हैं 2 किलो जूल, 2 किलो जूल। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज ध्यान रखनी, क्या क्या चीजें हैं, यूनिट्स का बहुत जरूरी ध्यान देना है। फॉर्मूला तो हमें पता है हाफ mv², वो हमने फॉर्मूला लिस्ट में लिख लिया है, बट यूनिट्स का बहुत जरूरी ध्यान देना है। मास केजी में दे रखा है तो सही है। अगर सेंटीमीटर सेंटीग्राम कह रहा हूं, सेंटीग्राम में, मिलीग्राम में, ग्राम में, किसी भी फॉर्म में दे रखा है, टन में, अगर हायर में जाएंगे तो टन में, उसमें दे रखा है, तो क्या होगा, अब इस बात है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। स्पीड मीटर पर सेकंड के अलावा और कोई अदर स्पीड नहीं चलेगी, उसको जितना भी है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तभी आपका आंसर जो आएगा जूल में आपका आंसर मिलेगा। चलिए, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे को क्या कहा गया है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। और हमारे को क्या देगा, मास देगा 50 kg, और हमारे को हाइट, एक हाइट पे रखा गया है, बॉडी को लिफ्ट किया गया है, उसको 20 मीटर तक उठा दिया गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना है। इसमें भी याद रखना है, मास किस में आएगा, दैट विल बी इन केजी। केजी में दे रखा है, यस 50 kg दे रखा है, गुड, है ना। जी हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जी की वैल्यू 9.8, अगर उसने बोला है कि कुछ नहीं बोला है तो आपको 9.8 यूज करनी है। अगर उसने जी की वैल्यू 10 रखने के लिए कहा है तो 10 यूज करनी है। एच कितना है आपका 20, एच कितना है 20। ठीक है जी, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, डेसिमल नीचे 10 आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 2 10, और आपका ये बन गया 9800 जूल, 9800 जूल। तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन है, आपने सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, mgh, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक फोर्स था 200 न्यूटन का, उस बॉडी पे लगा और उसने मूव क्या कर दिया, P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेके आ गया। ठीक है जी,
ये तो समझ आ गया कि हमने फोर्स लगाया P से बॉडी Q तक आ गई। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। चलिए वर्क डन बाय द फोर्स निकालते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, इजी है। वर्क डन तो हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए, cos थीटा भी होता है वर्क डन है ना, FD cos थीटा भी होता है, ये भी रख लेते हैं। ठीक है, तो जहां फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, तो इनके बीच में एंगल 0 cos 0 1 होता है, छोड़ दीजिए उसको। तो हमें खाली फॉर्मूला लगाना है F इंटू डी। गुड, इजी है। फोर्स का वैल्यू है हमारी 200, डी हमारा कितना है 3। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो यहां आ गया 600 जूल वर्क डन हुआ है। क्लियर। अब बोलता है गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, हम मान लेते हैं कि ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, तो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल मतलब एक्चुअली ग्राउंड से ही मान लेते होता है, तो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ तो कितना था पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा mgh, है ना, फॉर्मूला क्या था mgh। तो m कितना दे रखा है 20, g की वैल्यू 9.8 और h है 1.5 इस बार। ठीक है जी, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट डेसिमल हटाया नीचे 10। ठीक है जी, आप कर लेते हैं 5 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा तो 5 से 10, 5 3 15 एंड देन इट विल बी 8 3 24, 2 3 9 27, 20 29, 294 जूल। तो आपका आंसर आया 294 जूल। तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन हुई 294 जूल, क्योंकि हमें याद, हाँ एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हाइट लेनी होती है, आप ये नहीं लेंगे, स्लोप नहीं लेते हैं, हमेशा ये वर्टिकल हाइट ली जाती है, टेढ़ी हाइट नहीं लेनी है पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय। लोग क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय 3 ले लेंगे, वो गलत कर देगा। आपको हमेशा वर्टिकल हाइट देखनी, कितनी हाइट वर्टिकली मूव करी है वो देखना जरूरी है। समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 2 टन, यहाँ पे मास देखिए 2 टन दे रखा है, तो गिवन में हम बात करें तो मास कितना है 2 टन। टन को केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है, हमने बताया था कि अगर मास कुछ और जगह दिया गया है उसको कन्वर्ट करना है आपको केजी में। तो अ मास ऑफ 2 टन चेंजेस इट्स वेलोसिटी, वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है अपनी, कहां से स्टार्टिंग में थी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर करती है, स्टार्टिंग में स्पीड थी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो है ना, तो स्टार्टिंग में मतलब यू बोल देते हैं हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली कितना हो गया, वो हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये दोनों चीजें हो गई। तो हमें बोलना वर्क डन कितना है, हमें क्या निकालना है वर्क डन। अब यहाँ पे देखिए वर्क डन का तो हमारा फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब हमें नहीं डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो एक तो तरीका क्या है, आप या तो सीधा करेंगे वी यू दे रखा है वी यू, अच्छा 2 ही चीज देखिए और तीसरी चीज देख रखिए। अब कैसे, इसमें तो और मुश्किल हो जाएगा करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हम क्या यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जब भी आपको मास और चेंज इन वेलोसिटी दे रखी है तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए तो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क निकालने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू हाफ मास कितना है 2000, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1000 हो जाएगा सीधा, 1000 169 माइनस ये करेंगे तो 144 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 144, 3 बार 0 लिख लीजिए, या फिर हम बात करते हैं किलो जूल, 144 किलो जूल आपका क्या आ जाएगा वर्क डन। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मतलब 5 मीटर पर सेकेंड जो आपकी स्पीड थी उसको 13 मीटर पर सेकेंड स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए अगर है ना, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा 114 किलो जूल, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। समझ आ गया होगा कैसे करना है, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें हमारे को वर्क डन निकालना होता है और आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, तो आप इसमें ये इस तरह से यूज करते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 50 kg। मास गिवन है, देख लेते गिवन में क्या क्या है हमारे पास, मास 50 kg, गुड है ना। और इस बार हमें एक नया चीज दिया, लीनियर मोमेंटम P हम जिसे कहते हैं, उसकी वैल्यू दे रही है 30 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा अभी क्या है, और हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो कर देते हैं, फॉर्मूला बना लेंगे इसको। देखिए आप समझिए इसको, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी।
मोमेंटम का सीधा फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, दो चीज तो होती है, ठीक है। अब होता क्या है, बॉडी है ना, तो हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे मास दे रखा है, तो हमें मास के साथ रिलेशन देना है। हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है जी, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, क्लियर। तो अभी क्या करते हैं, यहां से हम या तो काइनेटिक एनर्जी को सीधा नीचे रखते हैं, एम वी स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दो, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहां से एक फॉर्मूला मिल जाता है मोमेंटम का स्क्वायर, जो आपका लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको अगर खाली मोमेंटम निकालना है तो अंडर रूट ले लेंगे इसका, और अगर हमें कुछ और चीज निकालनी तो हम यहाँ पे ऐसे निकालना है तो यूज करेंगे, ठीक है, समझ आया। तो आपको कभी भी इस तरह से करना है तो आप ये कर सकते हैं, सीधा लिखिए, है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू, या तो आप अब जैसे हमारे यहाँ पी दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, तो मोमेंटम से वेलोसिटी निकाल लीजिए, मास भी दे रखा है, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लगा देंगे, उस तरह से कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए तो हम यूज कर लेते हैं पी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 2 बार 30 लिख दिया, इज इक्वल टू 2, मास है आपका 50 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये आप यूज कर लीजिए डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला बना याद कर लीजिए, है ना, याद डेराइव कर लीजिए बार बार, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से पी से मास दे रखा है, वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी के बाद रख लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी, ऊपर आ गया 900 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 2 5 ये हो गया, 50 इंटू 2 100 ही होता है, सीधा आ गया 9 जूल, आंसर इज 9 जूल। तो इस तरीके से रहता है। तो एक ये फॉर्मूला आपके लिए और ऐड हो जाता है इस फॉर्मूला लिस्ट में, ये काफी टाइम पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी डेराइव करने के लिए आ सकता है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी रिलीज फ्रॉम 10 मीटर हाइट, एक बॉडी को 10 मीटर हाइट से रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है, 10 मीटर हाइट से वो रिलीज किया गया है, ठीक है, तो इनिशियल रिलीज किया तो u0 होता है, तो कितनी स्पीड से हिट करेगी ग्राउंड को, हिट करेगी ग्राउंड को, जब टच करने वाली होगी तो उस टाइम v कितनी वेलोसिटी होगी, ये चीज देखिए। इसको करने के लिए ना इसको करने के लिए हम ना इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें u पता है, u पता है 0, एक्सेलरेशन हमारी g होती है, हाइट हमें दे रखी है ना, और ये आपका v है, आपको निकालना है, सीधा आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सीधा v है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम यहाँ यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम बोलेंगे सबसे टॉप पे, जब ये टॉप पे था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो कितनी थी, 0 थी, बट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी, वो mgh थी, कितनी थी, mgh। जैसे ही वो नीचे आया तो उसके पास खाली काइनेटिक एनर्जी बच गई हाफ एम वी स्क्वायर, उसके अलावा सारी पोटेंशियल एनर्जी और सब खत्म हो गया, है ना, इजी होगी। और हमें पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों इक्वल होने चाहिए, चलिए कर देते हैं। तो mgh इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, m से m कटा, हमें v निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2gh, ये हो जाएगा। चलिए अब जो जो वैल्यू गिवन है हमें वो रख लेते हैं, हमें v चाहिए, h दे रखा है, g की वैल्यू होती है 9.8, h की वैल्यू होगी 10, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 98, 2 इंटू 98 वी स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है जी। चलिए तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 98 होता है क्या है, 98 होता है 2 इंटू 49, 2 इंटू 49 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है जी, और ये 2 तो 2 बार है तो एक बार ही बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 7 इट इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, ये आपका इस तरीके से तरीका रहेगा, समझ आया। तो हमने क्या किया, एक एक हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया, जिससे आपको भी कंसेप्ट समझ आ जाए कि कैसे कैसे होते हैं। इस चैप्टर के अगर आपको क्वेश्चंस करें तो आपको बस एक फॉर्मूला, ये छोटी सी लिस्ट पता होनी चाहिए, इनसे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, तो अपने आप ये बनने लग जाएंगे क्वेश्चंस, इतना हार्ड नहीं होते, इनके लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें सॉल्व करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।